जिसमें आज हम अपना कवर करेंगे चैप्टर 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स, और आपकी जो पुरानी वीडियोस हैं वो भी आपकी इसमें डाली गई हैं। तो जुलाई का जितना भी प्लेलिस्ट है वैसे भी बने हुए हैं। करंट अफेयर्स अपना स्ट्रॉन्ग करिए, पीएम पाठशाला से जुड़े रहिए। आज के पहले टॉपिक में हम एक बात करने जा रहे हैं निसार सैटेलाइट के बारे में, जो कि बनाई गई है नासा और इसरो के द्वारा। एक सिंथेटिक और आपका अपर्चर रडार है एक तरह की, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार है। अब इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर के थ्रू। अब ये हम समझेंगे सैटेलाइट के बारे में कि सैटेलाइट कैसी है, इसमें कौन से बैंड यूज़ किए गए हैं, इस मिशन का या इस सैटेलाइट को भेजने का कारण क्या है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज, ठीक है। देखो, जहाँ तक बात रही ना गाइस निसार सैटेलाइट की, तो इसके बारे में एक एक चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ। याद रखना, इसमें एल और एस बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका बैंड का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें बैंड इस्तेमाल किए जाते हैं, आपके एल और एस बैंड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ध्यान से समझना, इसके अंदर ना हम बेसिकली इसका जो यूज़ है वो यूज़ ये है कि हम अर्थ के लैंड और आइस के सरफेस को पढ़ना चाहते हैं, हम इकोसिस्टम को समझना चाहते हैं, हम ओशनिक रीजन्स को समझना चाहते हैं, हम ये मैप करना चाहते हैं कि इंटायर ग्लोब है एवरी 12 डेज़ के बाद कुछ वैल्यूबल डेटा देता है, ठीक है। एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल के बेसिस पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उसकी इतनी लंबी चौड़ी डेप्थ में पढ़ाई करने के लिए ही निसार सैटेलाइट को बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स तो इसके आएंगे अभी और डिस्कस भी करेंगे हम, लेकिन अगर इसको हम डिटेल में समझें तो इसमें याद रखना एल और एस बैंड का इस्तेमाल किया जाता है अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए। और इसके अंदर क्या होता है, अब याद रखना, पहली ये सैटेलाइट मिशन है जिसमें डुअल फ्रिक्वेंसी रडार है। एल और एस बैंड जहाँ दोनों यूज़ हो जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं कि इसमें डुअल फ्रिक्वेंसी रडार का इस्तेमाल किया गया है, सिंगल प्लेटफॉर्म पर यूज़ किया जा रहा है। इसमें ये भी ध्यान रखना माइक्रोवेव के इमेजिंग मिशन है, यानी कि इसके पास एडवांस्ड करके माइक्रोवेव इमेजिंग कैपेबिलिटी है। इसके पास ही पॉलीमेट्रिक और इंटरफेरोमीट्रिक डेटा भी इसके पास है। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि जो ये डुअल बैंड की बात की मैंने आपसे अभी, कि सिंथेटिक अपर्चर रडार में एल बैंड और एस बैंड का इस्तेमाल होगा। तो एल बैंड का इस्तेमाल नासा के द्वारा हो रहा है, एस बैंड का इस्तेमाल इसरो के थ्रू हो रहा है। एल बैंड का इस्तेमाल सिंथेटिक अपर्चर रडार में नासा द्वारा इसलिए किया जा रहा है ताकि फॉरेस्ट के अंदर भी हम पेनिट्रेट करके कैनोपी, आइस या मिट्टी के बारे में जानकारी ले पाएँ, डिफॉर्मेशन स्टडी कर पाएँ, बायोमास के बारे में पढ़ पाएँ। एस बैंड का इस्तेमाल ऐसे है ताकि हम क्रॉप्स को, जो फसलें हैं ना, उसको मॉनिटर कर पाएँ, वेटलैंड को देख पाएँ, कुछ अदर जो सरफेस लेवल फीचर्स हैं उसको देखने के लिए एस बैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ आ गई यहाँ तक बात? याद रखना, इस मिशन की लाइफ है निसार की 5 साल। लॉन्च व्हीकल इसमें GSLV Mk2 होगा। इंडिया का लार्जेस्ट रॉकेट है, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल पे चलता है। और निसार मिशन पहला बार ऐसा हो रहा है इसरो का कि GSLV को प्लेस किया जा रहा है सैटेलाइट में इन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। ध्यान रखना इस बात का। अब हम इसकी ऑब्जेक्टिव पे सबसे पहले आते हैं, फिर और इसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगी। याद रखना, ये भी मेजरमेंट करेगा कि वुडी बायोमास कैसा है, इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। एक्टिव क्रॉप्स को देख के ये भी पता लगाएंगे कि चेंजेस कितने हो रहे हैं। अंडरस्टैंड करेंगे कि वेटलैंड अभी तक कितने चेंज हो गए, अंटार्कटिका की आइस शीट पे क्या असर पड़ रहा है, सी आइस पे क्या असर पड़ रहा है, माउंटेन के ग्लेशियर्स की कंडीशन क्या है, ये लैंड सरफेस की डिफॉर्मेशन यानी कि सिस्मिक एक्टिविटी कहाँ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह क्या है। आप देख रहे हो आजकल लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे 4-5 स्टेट्स कितने परेशान हैं। जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, पंजाब हुआ, कितना यहाँ पर बुरा हाल चल रहा है अभी। फिर कुछ यहाँ पर सब सरफेस एक्विफर्स, हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर्स, इनके बारे में भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और इस चीज़ के लिए ही हमने निसार मिशन को लॉन्च किया है। अब देखो, मैंने आपको जैसे कहा था ना, ये जॉइंटली डेवलप हुआ है इसरो और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। नासा इसमें एल बैंड रडार देगा, GPS रिसीवर देगा, हाई रेट टेलीकॉम सिस्टम देगा, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर प्रोवाइड करेगा, 12 मीटर डिप्लॉयबल एंटीना भी यहाँ पे लगाएगा। ये
समझ रहे हो यहाँ पर आप, ताकि क्या करने के लिए, ताकि हाई रिजोल्यूशन डेटा निकल कर आए और बहुत ही ढंग से लैंड के चेंजेस अक्रॉस जो अर्थ आ रहे हैं उसको बहुत ढंग से मॉनिटर करने के लिए कर रहा है। ऐसे ही इसरो एस बैंड रडार, स्पेस क्राफ्ट, बस का, GSLV F-16 का, ये सब तरह का यूज़ करेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट नासा द्वारा इसमें की जा रही है $1.16 बिलियन, इसरो द्वारा $90 मिलियन का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। इसका जो वेट है ध्यान रखना वो 2392 kg है। लॉन्च व्हीकल जो मैंने आपको पहले ही बताया था GSLV Mk2 है, जिसको GSLV F-16 भी बोला जाता है। सिंक्रोनस इसका ऑर्बिट है, पहली बार ऐसा रॉकेट यूज़ करा जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दे चुकी हूँ। और इसमें ध्यान रखना जो आपका ये है ना SSO इज़ अ पोलर ऑर्बिट है। यहाँ पर जो सन सिंक्रोनस यहाँ मैं आपको कह रही थी ना, सन सिंक्रोनस वाला जो यूज़ हुआ है वो भी इसीलिए यूज़ करा गया है ताकि यहाँ पर क्या निकाला जा सके, ताकि यहाँ पर बेसिकली सिंक किया जा सके इसको सन के साथ। अर्थ की रोटेशन अराउंड सन रहेगी और सेम पोजीशन पे रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन बेसिकली निकाल पाएँ। तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट द्वारा इसको हम करेंगे। मिशन लाइफ 5 ईयर्स की मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ना इसके टेक्निकल पार्ट पर आओ आप, इसका टेक्निकल फीचर्स क्या है, कि इसको क्या क्या करके करा गया है, क्योंकि देखो बहुत ज़बरदस्त मॉनिटरिंग करने वाला है ये। आप सोचो एग्रीकल्चर के पैटर्न को ये नापेगा, क्रॉप का एक्सटेंट देखेगा, ग्रोथ साइकिल देखेगा, वेटलैंड देखेगा, अर्थक्वेक चेक करेगा, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ देखेगा, ये वुडी वेजिटेशंस को देखेगा। आप समझ रहे हो। अब इसका भारत के लिए वैसे भी इसका बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले इसके टेक्निकल फीचर्स को पढ़ने के बाद मैं आपको सब समझाती हूँ। स्वीप SAR यानी स्वेप्ट सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया गया है, यानी एक ऐसा टेक्निक यूज़ करी गई है ताकि जहाँ पर हाई रिजोल्यूशन चीज़ें निकल कर आएँ, ब्रॉड वे में हमें टेरेन के बारे में पता चल सके कि किसी टेरेन पे अर्थक्वेक सिस्मिक एक्टिविटी क्यों हो रही है, क्या वजह है, कहाँ तक फैली हुई है। फिर रिपीट साइकिल है ताकि 12 दिन के बाद ये क्या कर पाए, आपका निसार जो है हाई रिजोल्यूशन डेटा दे पाए। डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार भी है इसमें, जो L बैंड S बैंड है। L बैंड 24 सेंटीमीटर की वेवलेंथ पर ये ऑपरेट करेगा, जिसमें ये फॉरेस्ट की कैनोपी वगैरह को पूरी तरह चेक कर आएगा। ऐसे ही S बैंड है, वो 12 सेंटीमीटर की वेवलेंथ पे जाके चेक करेगा ट्री कैनोपी की हाइट कैसी है, स्नो पैक कितना मेल्ट हो रहा है। और फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसमें हम डुअल सिंगल प्लेटफॉर्म पर डुअल बैंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटीना और रेजोल्यूशन की बात करोगे तो सैटेलाइट बहुत लार्ज है, 12 मीटर का डायमीटर है, लगाओ आप, और रिफ्लेक्टर एंटीना लगाया जा रहा है इसमें। अब जो एंटीना का सिस्टम है ना गाइस, वो कैसा है मैं आपको वो भी समझा दूँ। एंटीना का सिस्टम कुछ ऐसा है कि इसमें ना ये कैपेबल होगा, इमेजेस प्रोवाइड करेगा आपको, ये सिंपल ग्राउंड वाली इमेजेस प्रोवाइड करेगा। बेस एंटीना 20 किलोमीटर का, ओपन डेटा पॉलिसी, यानी इन्फॉर्मेशन जो भी आप कलेक्ट करोगे वो ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी के पास भी मिलेगा। अब SAR की बात करें तो एक टाइप ऑफ ये एक्टिव डेटा कलेक्शन है जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भेजा जाएगा आउट ऑफ पल्स ऑफ एनर्जी और उसको रिकॉर्ड कराया जाएगा वहाँ पर, और वापस से रिफ्लेक्ट होकर ये अर्थ के पास आएगा। तो अनलाइक ऑप्टिकल इमेजरी जो कि एक पैसिव डेटा कलेक्शन टेक्निक है, इमिटेड एनर्जी है, इमेजरी है जो क्रिएट की गई है फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एन इमिटेड पल्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या करने की कोशिश की जा रही है, इसमें करने की कोशिश ये की जा रही है रडार बैंड में कि इसको किसी भी तरीके से, देखो रडार बहुत सारे होते हैं, कॉमन रडार बैंड्स होते हैं L, S, C, बहुत सारे रडार बैंड होते हैं। ये अलग अलग रेंज की वेवलेंथ और अलग अलग रेंज की इसमें फ्रिक्वेंसीज होती हैं, इसके तहत इसको यूज़ किया जाता है। और SAR तो डेटा बेसिकली कलेक्टिव ही कर रहा है, एक्टिव डेटा कलेक्शन है, ध्यान रखना। इसका काम ही यही है पल्स ऑफ एनर्जी को भेजना और रिकॉर्ड करना कितनी एनर्जी अर्थ पे वापस आ रही है, ठीक है ना। फिर सिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि गिवन वेवलेंथ में लॉन्गर एंटीने के कितनी ज़्यादा स्पेशल रिजोल्यूशन हो पा रही है, उस हिसाब से इसको दिखाया जाता है। तो निसार बहुत ही पावरफुल टूल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, डिज़ास्टर की प्रिपरेशन के लिए, क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए। भारत के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था ताकि हमारी बेटर प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग और हमारे फर्दर गोल्स उस तरह से बन पाएँ। इसलिए देखो भारत वैसे भी ना साइंस पार्टनर और विश्व बंधु बनना चाहता है ना, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये काम हम करें, क्योंकि ग्लोबल साइंस पार्टनर में भी हमारा राइज हो, इंडिया US का स्पेस टाइज अच्छे हों, उसके लिए बहुत ज़रूरी है।
तो इंडिया ने इवन आपको पता है एटमिस अकॉर्ड भी साइन करा हुआ है, कोलैबोरेट करा हुआ है नासा के साथ, ताकि और स्पेस पे एक्सप्लोर कर पाएँ ये। समझ गए ये बात को? तो आपने ये सारी बातों का ध्यान रखना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक होल मर्जर के बारे में। क्या बात करने जा रहे हैं हम? ब्लैक होल मर्जर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये ब्लैक होल क्या होता है, ये कैसे मर्ज हुआ है, इसके बारे में हम अपनी पढ़ाई आज करेंगे। देखो, इंटरनेशनल नेटवर्क है ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, और उसने रिसेंटली डिटेक्ट किया है कि 2 एक्सेप्शनली मैसिव ब्लैक होल्स जो हैं वो मर्ज हो गए हैं। ठीक है, तो 2 ब्लैक होल्स हैं, वन ऑफ देम जो है 140 टाइम्स मोर मैसिव है देन सन इवन, अदर जो है वो 100 टाइम बिगर है, वो मर्ज हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लैक होल। ठीक है, अब ब्लैक होल मर्जर जो है बेसिकली एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि ये ग्रेविटेशनल वेव नेटवर्क वालों ने बेसिकली बताया है इसके बारे में कि भाई एक्चुअली हर बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद होता है ये, और ऐसा बिगेस्ट ब्लैक होल मर्जर इवन ऑब्जर्व ऐसा देखा जा रहा है। डिटेक्शन जो है ग्रेविटेशनल वेव्स की फ्रॉम दिस इवेंट वाज मेड बाय एलवी के नेटवर्क ऑब्जर्वेटरी के द्वारा है। लेटेस्ट डिस्कवरी जो है इसकी, वो नेम इसका GW और 231123 दिया हुआ है। अब ब्लैक होल मर्जर बेसिकली गाइस यानी कि 2 ब्लैक होल ऑर्बिट का एक साथ आना और ग्रेजुअली इतना क्लोज हो जाना, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से ना वो रिपल्स बने और वो एनर्जी की वजह से एक साथ खींचे चले आए। तो एज दे स्पाइरल इनवर्ड दे इवेंचुअली कोलाइड हुए, फिर मर्ज हो गए और एक सिंगल वो बन गए। तो ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई अर्थ पर बाय ऑब्जर्वेटरीज के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। तो देखो ना, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क है जो LIGO है, ये US द्वारा सपोर्ट किया गया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। इसी ने बताया बेसिकली, डिटेक्ट किया 2 डिटेक्टर्स हुए, एक आपके हैनफोर्ड वाशिंगटन के, एक लुजियाना के। तो उन्होंने देखा LIGO इंडिया में भी डेवलप है, हिंगोली महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये ऐसे ही आपका काकरा जापान में, विर्गो इन पीसा इटली में भी है। अब समझना ये है कि ऐसा होने से इसका सिग्निफिकेंट क्या है, वाई दिस इवेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो आप बताना, इससे एस्ट्रोफिजिकल और कॉस्मोलॉजिकल मॉडल और रिफाइन होगा, यानी और ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हमें कि ब्लैक होल बनता कैसे है, स्टार्स कैसे बने, यूनिवर्स कैसे बना। क्योंकि जब 2 ब्लैक होल अप्रॉक्सीमेटली सोचो 140 टाइम्स मास ऑफ द सन के अकॉर्डिंग था, जब वो कोलाइड होके बना, तो यानी वो 2 to 5 टाइम 225 टाइम सन के मास के अकॉर्डिंग हो गया है, अभी अराउंड हो गया है ना। तो जो वेव्स बेसिकली होंगी वो बिलियन ईयर्स अगो हुई हैं, ऐसा 2025 में हुआ ऐसा। तो ब्लैक होल मर्जर जो है, अनलाइक योर दैट स्टाइलर वाला जो होता है ना, उससे भी ज़्यादा ये फास्ट हुआ और यहाँ पे डिस्कवरी ज़्यादा होगी, नई डायरेक्शन मिलेंगी ग्रेविटी की स्टडी में, एस्ट्रोफिज़िक्स में, पार्टिकल फिज़िक्स में, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स में आपको और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। और पता है इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इतना बड़ा इम्प्लीकेशन है कि जब कोलैप्स होते हैं ना तो बड़े स्टार, तो इसका मतलब है कि उनके कुछ तो उसमें कुछ बड़ी बात है ना। तो चैलेंजेस भी आपको पता चलेंगे इसमें कि चैलेंजेस बेसिकली क्या है, ऐसा क्या क्या चैलेंज है जिसकी वजह से इसमें ब्लैक होल की फॉर्मेशन हुई, सरपास कैसे हो गई प्रीवियस डिसेक्शन, और उसके बाद एक्सट्रीमली मैसिव ये काम हुआ है और इतने फास्ट तरीके से हुआ है। आपको एक इंसाइट मिलेगी हायरार्किकल मर्जर्स का, है ना। जितने भी आपके मैसिव इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स होंगे उनकी हायरार्की का पता चलेगा, कैसे ये सुपर मैसिव ब्लैक होल बन जाते हैं उनके बारे में पता चलेगा, स्पाइरल गैलेक्सी के बारे में पता चलेगा ये कैसे बनती है। ग्रेविटेशनल वेव एक बहुत अच्छा टूल है ये पढ़ने के बारे में कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंटरेक्ट ही नहीं करती और इनविजिबल रहती है, बट फिर भी है। तो इनकी भी स्टडी आपको करने का मौका मिलेगा। ये डार्क मैटर के बारे में पढ़ोगे आप, डार्क एनर्जी के बारे में पढ़ोगे आप। सबसे पहले देखो मैं आपको यही समझाती हूँ कि डार्क मैटर होता क्या है ना। डार्क मैटर बेसिकली क्या है? देखो, डार्क मैटर बेसिकली गाइस क्या होता है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एक तरह की ऐसी एनर्जी है, समझ रहे हो, एक तरह का ऐसा ये मैटर है जो कि इनविजिबल होता है, इसमें कोई लाइट, कोई एनर्जी नहीं होती है, अनडिटेक्टेबल है बाय कन्वेंशनल सेंसर एंड डिटेक्टर। डार्क मैटर इंटरेक्ट ही नहीं करता, एब्जॉर्व ही नहीं करता किसी तरह की लाइट, लेकिन ये 27% है यूनिवर्स में। विजिबल मैटर है 6 to 1, विजिबल मैटर अकाउंट्स ओनली फॉर 5%, सोचो आप। और इसके अंदर ऐसा देखा जाता है विजिबल मैटर के फॉर्म में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी डार्क मैटर जो है वो नॉन बैरियोनिक
यानी वीक इंटरेक्टिव मैसिव पार्टिकल से बना है। समझ रहे हो? तो बिग बैंग थ्योरी का अगर हम बात करते हैं तो डार्क मैटर में हैव फॉर्म्ड कब बने होंगे? जब बिग बैंग एंड कॉन्सेंट्रेटेड ब्लैक होल्स के बारे में हमने जब पढ़ा होगा ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा ये डार्क मैटर ट्रैप हो गया होगा। और एविडेंस इसका पता ऐसे चलता है जब गैलेक्सी रोटेट कर्व्स दिखाती है ना, तब पता चलता है। जब ऑब्जर्वेशन की गई ना कि स्टार्स हैं गैलेक्सीज पे, उसके एज पे बहुत फास्ट तरह से भाग रहे हैं, तब पता चला गैलेक्सी की फॉर्मेशन का। समझ में आ रहा है ये वाली बातें? तो फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन स्पेस टाइम, कुछ वायलेंट कुछ एनर्जेटिक प्रोसेसेस हो रहे हैं। ऐसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन जो अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उन्होंने प्रेडिक्ट किया 1915 के अंदर। अब ब्लैक होल्स बेसिकली क्या है, स्टेलर एवोल्यूशन क्या है समझते हैं। ब्लैक होल बेसिकली क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पेस में जहाँ ग्रेविटी जो होती है वो पुल करती है, ठीक है, सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट उसके अंदर घुस ना पाए। लाइट इतना ज़बरदस्त खींचती है ये, और इतनी स्ट्रांग होता है ये, क्योंकि मैटर स्क्वीज जाता है टाइनी स्पेसेस में। अब ब्लैक होल के पास कोई रिफ्लेक्टेड लाइट बची ही नहीं। समझ रहे हो? तो फॉर्मेशन इसकी कैसे हुई? रेमिनेंट ऑफ लार्ज स्टार जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन में मर गए थे। ऐसे स्टार स्पेशली बहुत लार्ज होते हैं, इनका कोर कोलैप्स हो चुका होता है इनटू ब्लैक होल। ठीक है, टाइप ऑफ ब्लैक होल क्या है? जैसे सुपर मैसिव, स्टेलर है, इंटरमीडिएट है, प्रीमोर्डियल है, ये सारे के सारे ब्लैक होल के हमसे जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना क्या, न्यूज़ इन शॉर्ट्स में हम सबसे पहले देखेंगे ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग के बारे में। ट्विटर के को फाउंडर हैं जिन्होंने ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप पे बिट चैट करके डिटेल्स को शेयर किया है। बिट चैट बेसिकली पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है जो कम्युनिकेट करेगी बिना सेंट्रलाइज्ड फ़ोन नेटवर्क के द्वारा। बिट चैट एक तरह का ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्किंग है जिससे कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। ब्लूटूथ क्लस्टर्स हैं, मैश नेटवर्क है, डिवाइसेस के द्वारा किया गया है, मल्टीपल होप नेटवर्क है। इसमें जो डेटा है वो ट्रैवल कर सकता है किसी भी डिवाइसेस से द्वारा। अगर एक डिवाइस फेल हो गया, नेटवर्क फिर भी चलता रहेगा। मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, रिले किया जाता है। अगर ब्लूटूथ डिवाइस ज्वाइन कर लेता है मैश नेटवर्क को, तो क्या बन जाता है? वो एक नोड बन जाता है। अब पोटेंशियल बेनिफिट क्या है ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग के? तो इसका कोई भी सेंट्रल डेटाबेस नहीं होता है। मैसेजेस इंटायरली स्टोर्ड होते हैं यूज़र के डिवाइसेस पर और शॉर्टर पीरियड में डिलीट कर दिए जाते हैं। ये डिज़ाइन कैसे किया गया? टू प्रायोरिटाइज, यूज़र की प्राइवेसी को प्रायोरिटाइज करने के लिए। एंड टू एंड इनक्रिप्शन है ये, इसके पास कोई नेटवर्क नहीं है। यूज़र्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट अकाउंट, इसमें आपको मेल नहीं बनाना, फ़ोन नंबर नहीं डालना, कोई कम्युनिकेशन एनोनिमस की तरह काम करेगा ये। लो पावर कंजम्पशन है, हाई लेटेंसी इसकी प्रॉब्लम है। लिमिटेशन समझो, अगर पेपर में आ जाए कि हाई लेटेंसी की दिक्कत है इसके अंदर, बिल्कुल है जी। हाई लेटेंसी का मतलब समझो क्या होता है, यानी नोटिसेबल डिले होना किसी एक्शन से। आप कोई लिंक पे क्लिक कर रहे हो बट वो खुल ही नहीं रहा, समझ रहे हो? तो वेब पेज लोडिंग दिखा रहा है, तो हाई लेटेंसी की प्रॉब्लम इसमें होती है। इट्स डिले नॉट स्पीड। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मैनेजमेंट है, डेटा ट्रांसफ़र का रेट बहुत कम है। तो ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग समझ आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट AI अलायंस नेटवर्क के बारे में हम समझेंगे। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन है, ठीक है जी, फाउंडिंग मेंबर है ये AI अलायंस नेटवर्क का। इसने ऑब्जेक्ट किया है मेंबरशिप के बारे में कि एप्लीकेशन जो है ना पाकिस्तान AI टेक्नोलॉजी सेंटर की, उसको याद रखना नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है। इसका एम है टू फोस्टर डिजिटल इंक्लूजन एंड अडॉप्शन। और क्या यूज़ करना है इसमें? इंटरनेट का यूज़ करना है, रिलेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ये एक इनफॉर्मल वॉलेंट्री नेटवर्क है और कम्युनिटी जो है इस मेंबर्स की, ताकि व्यूज़ एक्सचेंज हो पाएँ, एक्सपर्टीज़, इन्फॉर्मेशन शेयर हो पाए। और ये 17 इंक्लूडिंग भारत इसमें है। इसको एडमिनिस्टर करता है AI अलायंस रशिया। इसमें क्या कहानी है? डेवलप किया जाए AI टेक्नोलॉजी, इसको डिप्लॉय किया जाए ताकि सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है WHO ने लॉन्च किया है 3x35 इनिशिएटिव को। इनिशिएटिव का एम है जो प्राइसेस राइज हो रहे हैं ना अनहेल्दी प्रोडक्ट्स के, तंबाकू लोग खूब खा रहे हैं, खूब दारू पी रहे हैं, खूब शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में पड़ा हुआ होता है,
एटलीस्ट 50% थ्रू हेल्थ टैक्स उसका लगाया जा रहा है। इनिशिएटिव लिया गया है 3/35, यानी इन तीनों पे ही सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। 2035 तक ये कहा जा रहा है कि इसका इतना वो कर दो, इसके प्राइस इतने बढ़ा दो कि लोग इसको कम पिएँ या लोग इसको कम यूज़ करें। इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया, एडिशनल $1 ट्रिलियन लगाया जाएगा पब्लिक रेवेन्यू, ताकि इससे पब्लिक रेवेन्यू बढ़े। कोलैबोरेटिव अलायंस है ये, इसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सबको जोड़ा गया है। अब हेल्थ टैक्स लगाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि भैया ये प्रोडक्ट बड़े नेगेटिव पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट देने वाले हैं। क्योंकि तंबाकू और अल्कोहल लोग इतना रखने लग गए हैं, जितना दुकानों पे देखने को मिलेंगे आपको, तो WHO ने कह दिया भाई यही तरीका है पॉपुलेशन लेवल ऑफ ओबेसिटी यानी मोटापे को रोकने के लिए और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्थ पर टैक्स लगाओ। हेल्थ टैक्स इनसे ज़रूर लो, ऐसी चीज़ों पे, तंबाकू पे, शराब पे, शुगरी ड्रिंक्स पे। कोलंबिया तो 34% लेता है, सिगरेट पे टैक्स लेता है। और हायर सिगरेट टैक्स लगाने से पता है कोलंबिया में क्या हुआ? 34% कंजम्पशन में ड्रॉप आ गया। तो ऐसे ही फ़ायदा होता है। सऊदी अरेबिया में 50% शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस पे टैक्स कट कर लिया बाय 19% इन 1 ईयर। सोचो आप। तो ये सक्सेसफुल केस स्टडी से हमें समझ में आ गया हेल्थ टैक्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ पे इम्पैक्ट देखो, अब टोबैको खाओगे, अल्कोहल पियोगे, शुगरी ड्रिंक्स पियोगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए तैयार रहो आप। 75% ग्लोबल डेथ ही इन तीनों प्रोडक्ट्स की वजह से हो रही है। तो हेल्थ टैक्स लगाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो ये प्रोडक्ट जो है ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्रिएट करता है, हिडन कॉस्ट कंज्यूमर्स को देनी पड़ती है। टोबैको यूज़ अलोन, आप सोचो ना, ग्लोबल इकॉनमी पे $1.4 ट्रिलियन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर 50% टैक्स कैन जनरेट योर 3.7 ट्रिलियन न्यू रेवेन्यू इसके अंदर आ रहा है। फिर एज एनसीडी क्या कर रहा है? लोअर इनकम पॉपुलेशन को डिसप्रोपोर्शनलिटी इम्पैक्ट भी डाल रहा है। रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाएगी आपसे, पॉपुलेशन इसको यूज़ भी कम करना शुरू कर देगी, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है हेल्थ टैक्स लगा के। तो इसीलिए भारत सरकार ने कहा भैया इसकी कंजम्पशन अनकर्ब करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या लगा देते हैं, 28% GST लगाओ इस पर, और एडिशनल 12% का कंपनसेशन सेस लगाओ। हाई फैट, शुगर, सॉल्ट जो फूड है ना, सबको 12% GST रेट पे घुमाओ। ऐसे ही जितने ही ट्रांस फैटी एसिड वाले हैं उस पर भी आपको बोला गया 2% का आप लगाओ इसके अंदर टोटल ऑयल एंड फैट्स पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है WHO यूनिसेफ का डेटा ऑन इम्यूनाइजेशन। एस्टिमेट करा है यहाँ पर क्या, यहाँ पर एस्टिमेट करा है कि बड़ा ही सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो रहा है इम्यूनाइजेशन इन इंडिया। डेटा बताता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट क्या है कि भारत में वैक्सीनेशन बेसिकली खूब हो रहा है अगेंस्ट 14 डिजीज़, खूब अच्छे से इम्यूनाइज हो रहा है। तो भारत का भी और ग्लोबल यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि 2024 में 89% जो अभी छोटे छोटे इन्फेंट्स हैं ना, अभी 1 साल के भी नहीं हुए थे, उनको 1 डोज दी जाए डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुएसिस की, और जिसमें वैक्सीन हो। भारत ने तो 0 डोज चिल्ड्रन जो है ना रिड्यूस कर लिया है बाय 43%। 0 डोज चिल्ड्रन होते हैं दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल वैक्सीन, जिनको नहीं मिली है। यूनिवर्सल जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ऐसा बताया जा रहा है बड़ा ही सक्सेसफुल रहा है। 1978 में लॉन्च हुआ था, फिर इसको एक्सपेंड करके 1985 को रीब्रांड किया गया था। इसमें क्या होता है, 12 डिजीज़ के लिए फ्री में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इम्यूनाइज किया जाता है आपको, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। कौन कौन सी उसके लिए? डिप्थीरिया, पर्टुएसिस, टेटनस, पोलियो, मिजल्स, रुबेला, चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, इन सब के लिए आपको दी जाती है। रीजन स्पेसिफिक भी है, कई रोटा वायरस डिजीज, निमोनिकोलिया, आपका जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए भी दिया जाता है, इंसेफेलाइटिस, ठीक है। तो अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, UIP बोले तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सेंट्रल कंपोनेंट है इंडिया के पब्लिक हेल्थ एफर्ट में। तो अंडर दिस एक बच्चा को फुली इम्यूनाइज करने के लिए सारा वैक्सीनेशन लगा दो अभी आप। पोलियो फ्री इंडिया करना है 2014 तक, फिर नेशनल नेटल टेटनस एलिमिनेशन कर दो आप। तो की इनिशिएटिव लिए गए हैं। इंटेंसिफाई करो मिशन इंद्रधनुष 5.0 कैंपेन। इसका स्पेशल फोकस क्या होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट हो मिजल्स में, रुबेला वैक्सीनेशन में, यूविन पोर्टल, बेसिकली इन सब के द्वारा आप इम्यूनाइज बच्चे को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक के बारे में। नेशनल बायो बैंक ने इनॉग्रेट हुआ एट द CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ये न्यूली लॉन्च्ड फैसिलिटी है जिसने एक सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स इंडिया एक लॉन्ग ओन लैंगिट्यूडनल हेल्थ डेटाबेस बना रहा है,
ताकि भारत की कैपेबिलिटी प्रिसीशन मेडिसिन और बायोमेडिकल रिसर्च में बढ़ पाए। नेशनल बायो बैंक है क्या? ये फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। यूके का बायो बैंक मॉडल है बट कस्टमाइज्ड फॉर इंडियन डाइवर्सिटी। इसका पर्पज़ है अर्ली डायग्नोसिस करना, थेराप्यूटिक टारगेटिंग करना। कोई फाइट कर रहा है कॉम्प्लेक्स डिजीज जैसे डायबिटीज़ वगैरह से, तो उसको पूरी मुहैया मदद करना, ठीक है ना। हाई रेजोल्यूशन डेटा वगैरह प्रोवाइड करना, जीनोम, लाइफस्टाइल, क्लिनिकल डेटा प्रोवाइड करना। तो फिनोम डेटा प्रोजेक्ट जो है ऑफिशियली ये CSIR हेल्थ कोहरेंट नॉलेज बेस के द्वारा किया जा रहा है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा। लॉन्ग टर्म डेटा रिच स्टडी है ताकि हेल्थ प्रोजेक्टरीज के बारे में जाना जा सके। तो फिनोम क्या है? फिनोटाइप है, आपके सेल के बारे में पता चलेगा, टिश्यू, ऑर्गन, स्पीशी, सबके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, अपीयरेंस, डेटाबेस, सारा डेवलपमेंट, बिहेवियर, ताकि पता चल जाए जीनोटाइप किस तरह का है और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस कैसे पड़ रहा है, ताकि जो जेनेटिक डिजीज़ भी हैं उनसे भी हम बच सकें। कल करेंगे गाइस हम कल्चर वाला पार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे टू ऑल।